तो चलिए आपको सीधी लिए चलते हैं गुजरात, जहां पर पीएम मोदी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। हिस्सा बन जाते थे अभियान का। और मुझे बहुत खुशी है कि कुछ दिन पहले जब मैं गांधीनगर आया था तो उस गुणोत्सव का एक बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी बेस्ड वर्जन विद्या समीक्षा केंद्र के रूप में मुझे देखने को मिला। विद्या समीक्षा केंद्रों की आधुनिकता देखकर कोई भी हैरान हो जाएगा। और हमारी भारत सरकार ने, हमारे शिक्षा मंत्री ने देश भर के शिक्षा मंत्रियों को और शिक्षा विभाग के अधिकारियों को यहां गांधीनगर बुलाया था और सबके सब ये विद्या समीक्षा केंद्र को घंटों तक उसका अध्ययन करने में लगे थे। और बाद में भी राज्यों से डेलीगेशन आते हैं और विद्या समीक्षा केंद्र का अध्ययन करके उस मॉडल को अपने राज्य में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। गुजरात इसके लिए भी अभिनंदन का अधिकारी है। राज्य की पूरी स्कूली शिक्षा के पल पल की जानकारी लेने के लिए एक केंद्रीय व्यवस्था बनाई गई है, एक अभिनव प्रयोग किया गया है। गुजरात के हजारों स्कूलों, लाखों शिक्षकों और करीब 1.25 करोड़ स्टूडेंट्स की यहां से समीक्षा की जाती है, उनको फीडबैक दिया जाता है। जो डेटा आता है उसका बिग डेटा एनालिसिस, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वीडियो वॉल और ऐसी तकनीक से विश्लेषण किया जाता है। उसके आधार पर बच्चों को बेहतर प्रदर्शन के लिए आवश्यक सुझाव दिए जाते हैं। साथियों, गुजरात में शिक्षा के क्षेत्र में हमेशा ही कुछ नया, कुछ यूनिक और बड़े प्रयोग करना ये गुजरात के डीएनए में है, स्वभाव में है। गुजरात में पहली बार टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर्स एजुकेशन की स्थापना हमने की थी। चिल्ड्रन यूनिवर्सिटी, दुनिया में एकमात्र यूनिवर्सिटी, चिल्ड्रंस यूनिवर्सिटी, उसके माध्यम से प्री स्कूल एजुकेशन को साइंटिफिक तरीके से डेवलप करना, युगानुकूल बनाना, समयानुकूल बनाना, बदलते हुए युग के अनुसार बालकों को बचपन से ही वो इकोसिस्टम प्रोवाइड करना, उसके लिए भी अनेक नूतन प्रयास हुए। बच्चे खेलकूद की तरफ बढ़े, फिटनेस पर फोकस करें। इसके लिए देश में पहली बार खेल महाकुंभ जैसा आयोजन भी गुजरात ने ही शुरू किया था। और उस खेल महाकुंभ का अनुभव देखिए, उसके कारण सरकारी मशीनरी को जो काम करने की आदत बन गई, गुजरात के युवा धन की खेल के प्रति जो रुचि बनी, ये जो इकोसिस्टम तैयार हुआ, उसका परिणाम है कि जब आज बहुत सालों के बाद राष्ट्रीय खेल महोत्सव गुजरात में हुआ, अभी पिछले सप्ताह, मैंने इतनी तारीफ सुनी है, क्योंकि मैं खिलाड़ियों के संपर्क में रहता हूं, उनके कोचिज में संपर्क में रहता हूं, ढेर सारी बधाइयां मुझे दे रहे हैं। मैंने कहा भैया बधाइयां मुझे न दो, आप गुजरात के मुख्यमंत्री और गुजरात सरकार को दीजिए। ये सारा उनका पुरुषार्थ है, उनका परिश्रम है, जिनके कारण इतना बड़ा देश का खेल उत्सव हुआ। और सारे खिलाड़ी कह रहे थे कि साहब हम अंतर्राष्ट्रीय खेलों में जाते हैं और जो हम हॉस्पिटैलिटी और व्यवस्था देखते हैं, गुजरात ने उसी मन लगा के योजनाएं बनाई, हमारा स्वागत सम्मान किया। मैं सचमुच में इस कार्यक्रम को सफल बना करके खेल जगत को गुजरात ने जिस प्रकार से प्रोत्साहित किया है, इस कार्यक्रम को होस्ट करके जो एक नए स्टैंडर्ड प्रस्तावित किए हैं, इसके लिए गुजरात ने देश की बहुत बड़ी सेवा की है। मैं गुजरात के सभी अधिकारियों को, गुजरात सरकार को, गुजरात के खेल जगत के सभी लोगों को हृदय से अभिनंदन करता हूं। साथियों, एक दशक पहले ही गुजरात के 15,000 स्कूलों में टीवी पहुंच चुका था। 20,000 से ज्यादा स्कूलों में
कंप्यूटर एडेड लर्निंग लैब्स, ऐसी अनेकों व्यवस्थाएं बहुत साल पहले गुजरात के स्कूलों का अभिन्न अंग बन गई थी। आज गुजरात में 1 करोड़ से तो वहीं अयोध्या दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ इस बार दीपोत्सव पर बनेगा नया वर्ल्ड रिकॉर्ड। 7 दिनों में दूसरी बार अयोध्या पहुंचेंगे सीएम योगी। योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल की पहली दिवाली, पहले दिव्य और भव्य दीपोत्सव को लेकर तैयारियां तेज है। देश विदेश के कलाकारों के सांस्कृतिक की यहां पर झलक दिखेगी, संस्कृति की पूरी तरह से झलक दिखाई जाएगी। अलग अलग प्रांतों के लोक नृत्य और गीतों की यहां पर प्रस्तुति लगाई जाएगी। आतिशबाजी के साथ प्रभु श्री राम के आगमन की यहां पर खुशियां मनाई जाएंगी। 18 लाख दीपों से पूरी अयोध्या नगरी सजेगी। 15 लाख दीप जलाकर राम की पैड़ी पर नया विश्व रिकॉर्ड बनने जा रहा है। मध्य प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, हरियाणा के कलाकार यहां पर प्रस्तुति देंगे। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल की पहली दिवाली होगी ये, और पहले इसे दिव्य बनाने के पहले ही प्रयास किए जा चुके हैं, लेकिन अब ये और भी भव्य बनने जा रहा है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता प्रियम पाठक जुड़ गए हैं। प्रियम, कितनी मनमोहक तस्वीरें कि अयोध्या दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंच रहे हैं और ठीक दिवाली से पहले पहुंच रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, अयोध्या में जो दीपोत्सव है वो एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड इस बार बनाने जा रहा है। 7 दिनों के अंदर दूसरी बार आज सीएम योगी आदित्यनाथ तैयारियों की समीक्षा करने के लिए, उसको देखने के लिए, उनका जायजा लेने के लिए खुद अयोध्या पहुंच रहे हैं। योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल की ये पहली दीपावली है, जिसमें दीपोत्सव को और भी भव्य तरीके से मनाने को लेकर जो तैयारियां हैं उनको तेज की है और पूरा लक्ष्य रखा गया है कि भव्य स्तर पर इस बार पिछली बार से अधिक जो है वो दीपोत्सव के जो कार्यक्रम है उसको रखा जाए। सांस्कृतिक मंचों पर इस बार देश और विदेश के भी कलाकारों की जो कह सकते हैं सांस्कृतिक झलक है उसकी तस्वीर देखने को मिलेगी। अलग अलग प्रांतों से लोक नृत्य और गीतों की जो प्रस्तुति है वो वहां पर देखने को मिलेगी। तो पूरी तरह से कह सकते हैं कि इसको एक ऐतिहासिक कार्यक्रम बनाने की पूरी कवायद जो है वो प्रदेश सरकार की तरफ से की गई है, जिसकी कमान खुद कह सकते हैं तैयारियों की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संभाले हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस बार 23 अक्टूबर को जो है अयोध्या में होंगे, वहां पर वो कार्यक्रम में शामिल होंगे दीपोत्सव के, और वहां पर देखेंगे जो दीपों का लक्ष्य रखा गया है वो 18 लाख दीप जो है वो इस बार अयोध्या नगरी में जलाए जाएंगे। तो कहीं ना कहीं नया रिकॉर्ड जो है वो पूरा तैयार करना है। इन 18 लाख दियों में से 15 लाख जो दीप हैं वो राम की पैड़ी पर जो है वो जलाए जाएंगे, जो अपने आप में एक नया विश्व रिकॉर्ड होगा। 7 देशों के जो कलाकार हैं, 9 भारतीय राज्यों के रामलीला और विभिन्न सांस्कृतिक दलों द्वारा जो है वो कार्यक्रम किया जाएगा। यानी 7 देशों के जो कलाकार होंगे वो भी यहाँ पर आएंगे और इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। मध्य प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, हरियाणा, इन राज्यों के भी जो कलाकार हैं वो यहाँ पर आएंगे। वो अपनी जो प्रस्तुतियां हैं सांस्कृतिक वो वहां पर देंगे। तो कह सकते हैं कि इस बार का दीपोत्सव अयोध्या का और भी भव्य होने जा रहा है, जिसको लेकर तैयारियां जोरों पर है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आज फिर अयोध्या पहुंच चुके हैं और वहां पर तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं। बिल्कुल प्रियम, जिस तरह से योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल की ये पहली दिवाली होगी और एकदम से नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है, ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 23 अक्टूबर को वहां पर 3 घंटे के प्रवास के लिए पहुंचेंगे अयोध्या में और श्री राम की पूजा भी करेंगे, दीपोत्सव में भी शामिल होंगे। ऐसे में सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? सुरक्षा के देखिए कई लेयर में सुरक्षा व्यवस्था जो है उसको रखा गया है। पूरी अयोध्या पर चप्पे चप्पे पर पुलिस का जो है वो पहरा होगा। एसपीजी के जो कमांडो होंगे वो वहां पर तैनात होंगे। प्रधानमंत्री की जो सुरक्षा है उसकी वहां पर जो है वो व्यवस्था करी गई है, वो वहां पर होगी। इसके अलावा कई सीआरपीएफ की कंपनियां जो हैं, अतिरिक्त सुरक्षा बल जो है उनको तैनात किया गया है। पीएससी की कई कंपनियां जो है वो वहां पर तैनात रहेंगी। इंटेलिजेंस की जितनी भी यूनिट्स हैं वो वहां पर एक्टिव रहे पूरी तरह से, और कार्यक्रम के दिन भी पूरी तरह एक्टिव रहेंगी। क्योंकि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहां पर कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे हैं, तो एहतियातन सुरक्षा व्यवस्था जो है वो उसको और भी पुख्ता रखा जाएगा और भी वहां पर
सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम जो है वो किए जाएंगे। यूपी पुलिस की तरफ से भी विशेष तौर पर सुरक्षा की व्यवस्थाएं की गई हैं। ड्रोन कैमरे के जरिए नजर रखी जाएगी, डॉग स्क्वाड है, इन सभी चीजों को वहां पे डिप्लॉय किया जाएगा। धन्यवाद प्रियम तमाम जानकारी साझा करने के लिए। वहीं आज योगी सरकार के 2 मंत्री हमीरपुर के दौरे पर है। कैबिनेट मंत्री राकेश सचान और राज्य मंत्री अनूप प्रधान हमीरपुर पहुंचे और दोनों ने वहां पहुंचकर बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का सर्वे किया और बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा लिया। साथ ही उन्होंने सदर मुख्यालय के मेरापुर क्षेत्र का भी सर्वे किया। इस दौरान पार्टी के कार्यकर्ताओं समेत जिले के अधिकारी मौजूद रहे। हमीरपुर दौरे पर योगी के 2 मंत्री पहुंचे। ऐसे में आपको बता दें राकेश सचान और अनूप प्रधान भी हमीरपुर दौरे पर पहुंचे। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं हमीरपुर से, जहां पर योगी के 2 मंत्री पहुंचे हैं। ऐसे में बड़ी पहल देखी जा रही है, जहां पर कैबिनेट के 2 मंत्री बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लेने के लिए पहुंचे। बात करें कैबिनेट मंत्री राकेश सचान की और राज्य मंत्री अनूप प्रधान की, वो दोनों ही वहां पर पहुंचे और हमीरपुर में अलग अलग स्थानों पर बाढ़ से प्रभावित लोगों का हालचाल जाना और साथ ही साथ योगी सरकार लगातार बीते दिनों इसके लिए मुस्तैद नजर आ रही है। तमाम वो जिले जो कि बाढ़ग्रस्त है उन पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। लगातार उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ हवाई सर्वेक्षण भी कर रहे हैं। तमाम आदेश भी दिए जा रहे हैं जिससे कि लोगों को राहत पहुंचाई जा सके। राहत वितरण के लिए जो सामग्री होती है वो भी वितरित की जा रही है। बाढ़ से हुए नुकसान के जिसके ऊपर पूरा जायजा लिया गया कैबिनेट मंत्री राकेश सचान और राज्य मंत्री अनूप प्रधान के द्वारा, उसमें ये चीजें सामने आई कि लोगों को क्या कुछ नुकसान सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से कैबिनेट मंत्री वहां पर तमाम वो हर एक बिंदु पर हालचाल लोगों का जानते हुए और हर एक वो मुद्दे जिसे लोग परेशान हैं। बाढ़ग्रस्त इलाका हमीरपुर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर योगी सरकार के 2 कैबिनेट मंत्री वहां पर पहुंचे हैं। राज्य मंत्री अनूप प्रधान भी पहुंचे हैं। लोगों ने अपनी पूरी जो पीड़ा है वो उनके सामने व्यक्त की है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रुपेश जुड़ गए हैं। रुपेश, जिस तरह से योगी सरकार लगातार मुस्तैदी के साथ काम कर रही है, बाढ़ग्रस्त इलाकों का जायजा ले रही है, ऐसे में हमीरपुर में भी देखा गया कि कैबिनेट मंत्री राकेश सचान और राज्य मंत्री अनूप प्रधान पहुंचे। क्या कुछ हुआ इस दौरान? जी, मैं आपको बता दूं, जिले में जहां बाढ़ प्रभावित क्षेत्र पे जैसे कुचेचा हुआ और ये कईयों डेरे हैं, यहाँ पर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का औचक निरीक्षण किया गया और इसके पहले भी जो निरीक्षण हुआ, सर्वे हुआ, उस पर कुछ लोगों को मुआवजे नहीं मिले थे। वहाँ सर्वे होने के बाद आज मंत्री पहुंचे हैं राकेश सचान और एक मंत्री जी, और इसके बाद उन्होंने जायजा लिया और सख्त आदेश दिए जिनका भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जिसका नुकसान हुआ है और जो गरीब हैं उनको इनके मकान इनके बनवाए जाएं और इनको सहायता प्रदान की जाए। बिल्कुल रुपेश, जिस तरह से आपने बताया कि इनको तमाम जो सहायता दी जाए, तमाम जो राहत के कार्य करने के आदेश दिए गए हैं योगी सरकार की तरफ से और जो कैबिनेट मंत्री राकेश सचान वहां पहुंचे, ऐसे में क्या कुछ लोगों ने अपनी पीड़ा वहां पे उनके सामने रखी, क्या कुछ उन्होंने हालचाल अपना बताया? जी, उन्होंने बैठक की और अधिकारियों के साथ भी बैठक की और उन्होंने जायजा लिया और जो भी जिनका काफी नुकसान हुआ है और जो बहुत बेसहारा लोग हैं जहाँ अक्सर बाढ़ आने से प्रभावित होते हैं क्षेत्र, वहाँ पर उन्होंने कहा यहाँ पर तटबंध बनाने के लिए आदेश भी दिए हुए हैं। बिल्कुल, जिस तरह से बाढ़ग्रस्त इलाका हमीरपुर हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जहां पर स्वयं कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री पहुंचे, ऐसे में तमाम जो इंतजाम किए गए, क्या वहां पर भी राहत सामग्री वितरित की गई? जी, इससे पहले भी राहत सामग्री पहुंची हुई थी और अभी जो आदेश दिए गए हैं, मंत्री जी ने भी आदेश दिए हैं, वहाँ भी सर्वे हो रहा है, लेखपालों को लगाया गया है, एसडीएम, सदर तहसीलदार, सभी लोगों को लगाया गया है। सर्वे होने के बाद ही उनको मुआवजा मिलेगा। रुपेश, जिस तरह से आपने बताया कि मुआवजे का ऐलान क्या कर दिया गया है? कार्यों सर्वे होने के बाद ही मुआवजा दिया जाएगा।
रुपेश, आपने बताया कि जो वहां पर लोगों का जो हालचाल जाना, पूरा जायजा लिया, ऐसे में किसानों की बात अगर हम करें तो किसानों की जो फसलें हैं वो बहुत बुरी तरह से प्रभावित हो गई है। ऐसे में किसानों ने क्या कुछ समस्या रखी? जी, किसानों की जैसे खरीफ की फसल है और भी फसलें कईयों नुकसान हुई है और उसको लेकर उन्होंने पूरा सर्वे के लिए बोला। इससे पहले भी सर्वे हो चुका है, उसका अभी कुछ किसानों को पेंडिंग पड़ा हुआ, तो वो सर्वे होने के बाद ही पूरा किया जाएगा। जिलाधिकारी महोदय जी का यही कहना था। धन्यवाद रुपेश, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। वहीं अगली खबर दिल्ली से, जहां पर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया गुजरात दौरे पर है। इस दौरान उन्होंने सोमनाथ मंदिर जाकर भगवान महादेव जी की पूजा अर्चना की और मनीष सिसोदिया ने गुजरात और देश की भलाई के लिए प्रार्थना की। इस दौरान आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयुक्त महासचिव इसुदान गढ़वी, प्रदेश युवा अध्यक्ष प्रवीण राम और सोमनाथ के प्रत्याशी जगमल वाला ने भी श्री सोमनाथ दादा के चरणों में नतमस्तक होकर आशीर्वाद लिया। गुजरात दौरे पर उप मुख्यमंत्री दिल्ली के, जो कि मनीष सिसोदिया, वहां पहुंचे हैं। आगामी चुनाव का जो बिगुल बज चुका है, ऐसे में गुजरात दौरे पर मनीष सिसोदिया पहुंचे। तमाम उन पर आरोप भी लगाए जा रहे हैं। 9 घंटे की उनके साथ पूछताछ की गई ईडी की, जिसके बाद अब वो देश की भलाई के लिए जो उन्होंने प्रार्थना करी है, मंदिर पहुंचे, तब पूजा अर्चना करी, तमाम वो सोमनाथ मंदिर पहुंचकर तमाम जो चीजें रीति रिवाज के साथ पूजा अर्चना करी। तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर गुजरात दौरे पर दिल्ली उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पहुंचे हैं। वही अगली खबर यूपी के संभल से, जहां पर संभल में सपाइयों ने एक चौराहे का नाम बदलकर मुलायम सिंह यादव स्मृति चौक रख दिया। रात को सपाइयों ने चौराहे पर नए नाम का बोर्ड लगाया। सुबह को नाम बदलने की पुष्टि भी कर दी। पूरे मामले में नाम बदलने की शासन प्रशासन से कोई अनुमति नहीं ली गई है। पूरा मामला घनारी थाना क्षेत्र इलाके का है। नहीं, ये तो कोई बात नहीं है। नेताजी का पूरे प्रदेश के नहीं पूरे देश के अंदर सम्मान हुआ है। हम ये समझते हैं कि नेताजी ने का जो प्यार लोगों के बीच में रहा, नेताजी किसी से नाराज नहीं बात नेताजी के नहीं थी, आप लोग उसका विरोध कर रहे थे कि नाम बदलने से क्या होता है, काम बदलना चाहिए। नहीं, ऐसा हम लोग तो कुछ ना बदल रहे थे। समाजवादी पार्टी के लोग शिकायत कर रहे थे लगातार। नहीं, वही हम आपको बताते, जहां पर सपाइयों ने एक जो मार्ग है उसका नाम मुलायम सिंह मार्ग रखने पर ये बात कही है। संभल में सपाइयों ने चौराहे का नाम मुलायम सिंह यादव स्मृति चौक रख दिया है। आपको बड़ी खबर में आपको बता रहे हैं, जहां पर नाम बदलने की खबर प्रशासन से हड़कंप मचा दी है। वहीं अगली खबर यूपी के गाजियाबाद से, जहां पर गाजियाबाद से हमें इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी मिल रही है। गाजियाबाद में आज बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर सड़क किनारे बोरी बंद युवती की जो प्रॉपर्टी विवाद में थाना नंदग्राम क्षेत्र के राजनगर एक्सटेंशन में महिला के साथ गैंगरेप की घटना सामने आई है। पुलिस के अनुसार 5 लोगों ने उसके साथ 2 दिनों तक रेप किया और फिर उसे बोरी में बंद करके सड़क किनारे फेंक दिया। इसके बाद पुलिस ने महिला को जीटीबी अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं पुलिस की माने तो ये प्रॉपर्टी विवाद का मामला है। इस मामले में अब तक एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि अन्य की तलाश जारी है। गाजियाबाद में एक बार फिर से निर्भया जैसी हैवानियत देखने को मिली है। सड़क किनारे बोरी में बंद करके युवती के शव को रखा गया, जिसमें कि बाद में उसकी शिनाख्त की गई। दिल्ली की एक 38 साल की महिला अपने भाई का जन्मदिन मनाकर गाजियाबाद से रात में वापस आ रही थी। सड़क पे खड़ी थी, ऑटो का इंतजार कर रही थी।
इतने में एक स्कॉर्पियो गाड़ी में 4 लोग आए और लड़की को जबरदस्ती उठा के ले गए। वो उसको एक अनजान जगह पे लेके गए जहां पे एक और आदमी मौजूद था और पांचों ने मिलकर 2 दिन तक लगातार उसके साथ गैंगरेप किया। जानकारी के साथ हमारे संवाददाता नितिन जुड़ गए। नितिन, एक बार फिर से गाजियाबाद में निर्भया जैसी हैवानियत का मामला सामने आया, क्या कुछ हुआ इसमें पूरी जानकारी जरा दीजिए। गाजियाबाद के थाना नंदग्राम क्षेत्र के राजनगर एक्सटेंशन में महिला के साथ जो है गैंगरेप किया गया था। उसमें जो है पुलिस को सूचना जिस तरह मिलती है कि आखिरकार एक महिला जो रात के टाइम ऑटो के लिए खड़ी थी, अब दिल्ली गए, गाजियाबाद से अपने भाई का जन्मदिन मनाकर दिल्ली के लिए रवाना हो रही थी, तो पुलिस को सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पे पहुंचती है। तो वहां पर जब महिला से उनसे पूछताछ की जाती है कि किस तरीके से कौन कौन लोग थे, उसमें से पुलिस ने अब तक जो है 5 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। उसमें से एक व्यक्ति को जो है पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उस परिवार के जो 4 लोग और हैं उसके साथ के दूसरे तो चारों के परिवार के 1 लोगों को जो है पुलिस थाने में बुलाया गया, उनसे पूछताछ में लगी हुई है। नितिन, जिस तरह से ये पूरा मामला प्रॉपर्टी विवाद को लेकर के आया है सामने और ऐसे में एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया गया है, उसे आरोपी बनाकर फिलहाल अपने हिरासत में ले लिया, क्या कुछ अभी जांच में सामने आ पाया है? देखिए, अभी पुलिस पूरे मामले की इसमें बातचीत कर रही है। प्रॉपर्टी विवाद का मामला भी इसमें सामने आ रहा है कि आखिरकार प्रॉपर्टी की जिस तरीके से बताया गया है कि उस व्यक्ति से पूछताछ में लिख रहा है कि प्रॉपर्टी का विवाद भी चल रहा था, मामले को लेकर इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, तो उससे अभी पूछताछ कर रही है। जो और 4 लोग हैं, अन्य 4 लोग हैं, उन 4 अन्य लोगों के जो परिवार वाले हैं, उन परिवार वालों के एक सदस्य को पुलिस ने अपनी हिरासत में ले रखा है। उनसे पूछताछ कर रही है कि उनको जल्दी से जल्दी बुलाया जाए, उनसे पूछताछ की जाएगी कि आखिरकार जिस तरीके से महिला रात के टाइम ऑटो का इंतजार कर रही थी वहां पर वह खड़े होकर वो एक्सटेंशन में, तो उसको देखते हुए जब भी पुलिस वहां से 5 लोग आते हैं स्कॉर्पियो गाड़ी में और साथ ही महिला को अपनी गाड़ी में डाल के ले जाते हैं और उसके बाद में जैसे ही पुलिस को सूचना मिलती है, पुलिस मौके पे पहुंच जाती है और तुरंत FIR दर्ज करती है। धन्यवाद नितिन तमाम जानकारी देने के लिए। अगली खबर यूपी के प्रयागराज से, जहां पर प्रयागराज में दिवंगत सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव की अस्थियों को आज संगम की धारा में प्रवाहित की जाएगी, जहां पर प्रयागराज के VIP घाट पर मुलायम सिंह यादव के बेटे प्रतीक यादव ने कहा कि ये समय उनके परिवार के लिए बेहद दुखद है। इस मुश्किल की घड़ी में परिवार सभी सदस्य साथ हैं। आपको बता दें, अखिलेश यादव ने यह भी कहा है कि मुलायम सिंह यादव की विरासत को परिवार के सभी सदस्य मिलकर आगे बढ़ाएंगे। इसके लिए जो भी जरूरत होगी वो अखिलेश यादव की मदद करेंगे। गौरतलब है कि हरिद्वार में मुलायम सिंह यादव की अस्थियों को सोमवार को विसर्जित किया जाएगा, जहां पर आज प्रयागराज के त्रिवेणी संगम में मुलायम सिंह यादव की अस्थियों का विसर्जन किया जाएगा। इसके लिए पूरा यादव परिवार सभी सदस्य वहां पर पहुंचेंगे। संगम में आज प्रभावित किए जाएंगे नेताजी की अस्थियां। आदमी का, हर व्यक्ति का जो माता पिता होता है तो उसमें कहना क्या है, आप बताइए। किस तरह से याद कर रहे हैं उनको आज? उनको हर तरह से याद किया जा रहा है, पूरे देश याद कर रहा है। उनकी जो सियासी विरासत है उसको प्रतीक जी किस तरह से आगे बढ़ाएंगे? अब देखिए, सियासी विरासत में मैं सियासत में क्योंकि हूँ नहीं, मैं तो अपना काम, मेरा पिछले कई वर्षों से कुछ और रहा है। मैं तो बिजनेस में हूँ और अभी से नहीं, कई वर्षों से हूँ। तो सियासी विरासत तो नेताजी की बहुत बड़ी है और बढ़ती ही रहेगी। वहीं मुजफ्फरपुर के सदर अस्पताल में बेड के अभाव की वजह से मरीज जमीन पर लेटकर अपना इलाज करवाते दिखाई दिए, तो वहीं दूसरी तरफ सदर अस्पताल में मरीजों के बेड से कचरा ढोने का एक वीडियो सामने आया है। वही वीडियो सामने आने के बाद सिविल सर्जन डॉक्टर उमेश चंद्र शर्मा ने मामले को लेकर कहा है कि ये गलत है, जिसने भी ऐसा किया है उस पर तुरंत कार्रवाई होगी। सर, बेड से कचरा ढोने का वीडियो सामने आया है सदर अस्पताल। लापरवाही किया है, उसको देख लेते हैं, उसके लिए कौन उत्तरदायी है, उसको दंडित करेंगे। इतनी बड़ी लापरवाही लगती है सर, जहाँ एक तरफ बेड के अभाव में मरीजों का इलाज जमीन में हो रहा है, वहीं बेड से कचरा ढोना है। एकदम गलत बात है। जो चीज़ है उसके लिए उपयोग उसी का होना चाहिए। मैनेजर को बुला करके हम पूछते हैं उसके लिए कौन रेस्पॉन्स। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।